जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 29 के ए। सवाल नंबर 29 का ए आप देख सकते हैं, यहाँ सवाल लिखा गया है। सवाल आपके बुक डॉक्टर एस के सिंह से लिया गया है। डॉक्टर एस के सिंह का बुक जो आपके पास है उसी से ये सवाल लिया गया है। सवाल क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है एक्स और वाई फर्म में साझेदार हैं। जेड को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर निम्नलिखित के लिए फर्म की पुस्तकों में जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। तो सवाल आपने देख लिया, यही सवाल है। क्या करना है? पहला में कहता है कि अलिखित विनियोग का मूल्य 10,000 रुपया, यानी एक विनियोग जो कि चिट्ठा में फर्म की पुस्तक में नहीं लिखा गया था उसका मूल्य कितना है? 10,000 रुपया। दूसरा कहता है अलिखित लेनदार, यानी एक लेनदार था 3,000 रुपये का, इसे भी फर्म की पुस्तक में यानी चिट्ठा में नहीं लिखा गया। भवन के मूल्य में वृद्धि कितना? 12,000 रुपया। तो भवन के मूल्य में हमको वृद्धि भी करनी है 12,000 रुपया। फर्नीचर पर ह्रास 1,000 रुपया, तो फर्नीचर पर 1,000 रुपया ह्रास लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। यहाँ हम देख सकते हैं पहले की तुलना में हमारा सवाल कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन दिया गया है, यानी संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्य लगाया जा रहा है। तो चलिए इस सवाल को बनाने से पहले इस सवाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या हो रहा है, इस चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, जिसको हमने यहाँ पर नोट के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। अब देखिए, इस नोट को ध्यान से देखें और इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लें। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है नोट में। नोट में कहता है कि फर्म के पुनर्गठन के समय फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात जब फर्म का साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस समय फर्म की जो भी संपत्तियां होती है और फर्म के जो दायित्व होते हैं उसका फिर से मूल्यांकन किया जाता है। इसी को हम पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन मतलब फिर से मूल्यांकन करना, दोबारा मूल्यांकन मतलब उसका पुनः मूल्यांकन करना। ठीक है, तो पुनः मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा? देखिए आगे कहता है पुनर्मूल्यांकन यानी जिसके परिणाम स्वरूप कुछ संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है। जब फिर से मूल्यांकन करेंगे तो कुछ संपत्ति और कुछ दायित्व ऐसे भी होंगे जिसके मूल्य में वृद्धि होगी, तथा कुछ संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी होती है, और कुछ संपत्ति और दायित्व ऐसे भी होंगे जिसके मूल्य में कमी होगी। तो आगे कहता है कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, ध्यान दें, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी और दायित्वों के मूल्य में कमी होगी, तो इससे फर्म को लाभ होता है। यानी जब पुनर्मूल्यांकन करते हैं, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और ऐसा करने पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है, अर्थात फर्म की संपत्ति का मूल्य बढ़ता है या फर्म की दायित्व का मूल्य घटता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप इसको समझ सकते हैं। संपत्ति का मूल्य यदि बढ़ जाता है, पहले की तुलना में संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है और दायित्व के मूल्य में यदि पहले की तुलना में कमी होती है, तो इससे फर्म को क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, आप इससे सहमत होंगे कि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? लाभ होगा, और दायित्व का मूल्य घटेगा तो लाभ होगा। आगे चलते हैं। इसके विपरीत संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि से फर्म को हानि होती है। तो उसी लॉजिक से आप सोचिए, अब अगर संपत्तियों का मूल्य कम होगा, संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी, पहले की तुलना में कमी आएगी, और दायित्व का मूल्य पहले की तुलना में बढ़ेगा। संपत्ति का मूल्य कमेगा तो हानि होगी, और दायित्व का मूल्य बढ़ेगा यानी दायित्व बढ़ेगा तो हानि होगी। तो यही चीज यहां पर लिख करके हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि यदि फर्म के पुनर्गठन के समय जब हम फर्म में विद्यमान संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे
तो हमको क्या नजर आएगा? पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो कुछ संपत्ति का मूल्य बढ़ जाएगा, कुछ संपत्ति का मूल्य घट जाएगा। उसी तरह से कुछ दायित्व के मूल्य में भी वृद्धि होगी, कुछ दायित्व के मूल्य में कमी भी होगी। तो इन सब के परिणाम स्वरूप फर्म को क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? तो लाभ कब होगा? अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो लाभ होगा, या दायित्व का मूल्य घटेगा तो लाभ होगा, और संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो इससे फर्म को हानि होगी, और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो भी इससे फर्म को हानि होगी। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। संपत्ति बढ़े तो लाभ, संपत्ति घटे तो हानि, दायित्व बढ़े तो हानि और घटे तो लाभ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इस प्रकार अंतिम रूप से जो भी लाभ अथवा हानि ज्ञात होता है, उस लाभ अथवा हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, कहीं पर लाभ कहीं पर हानि। तो ये सब जो लाभ या हानि होगा, तो इन सब लाभ अथवा हानि को मिला करके अंतिम रूप से जो लाभ या हानि बचेगा, अगर लाभ ज्यादा हो रहा है, हानि कम हो रही है, मान लीजिए लाभ हो रहा है 1 लाख रुपया और हानि हो रही है 80,000 रुपया, तो फाइनली लाभ बचेगा ना 20,000 रुपया, या लाभ हो रहा 80,000 रुपया, हानि हो रही है 1 लाख रुपया, तो फाइनली हानि बचेगी 20,000 रुपया। तो अंतिम रूप से जो आपके पास लाभ या हानि बचेगा, यानी फर्म को जो अंतिम रूप से लाभ या हानि बचती है, शेष बचती है, उस लाभ या हानि को फर्म क्या करती है? अपने पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसके लिए फर्म की पुस्तकों में लाभ हानि समायोजन खाता, कौन खाता? लाभ हानि समायोजन खाता, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, या पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, का निर्माण किया जाता है। अर्थात संपत्तियों और दायित्वों के संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, और इस पुनर्मूल्यांकन से होने वाली लाभ अथवा हानि का निर्धारण करने के लिए, और उस लाभ अथवा हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटने के लिए फर्म के द्वारा लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास 2 विकल्प है, या तो हम लाभ हानि समायोजन खाता का निर्माण कर सकते हैं, या पुनर्मूल्यांकन खाता का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को मानकर चलते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता बनाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्थान पर, तो वो भी सही है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि 2 विकल्प है, तो हमको तो किसी एक को ही लेके चलना है, तो हम लोग यहां पर किस विकल्प को लेके चलेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट अर्थात पुनर्मूल्यांकन खाता वाला विकल्प लेके चलेंगे। अर्थात हम लोग पुनर्मूल्यांकन संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, और पुनर्मूल्यांकन से होने वाली लाभ अथवा हानि का निर्धारण, और इस लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटने के लिए कौन से अकाउंट का निर्माण करेंगे? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है देखते हैं। आगे कहता है लाभ यानी प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। हम सबको पता है पहले से कि लाभ का कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का नियम तो याद ही होगा आप लोगों को। तो लाभ का कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए हम लोग लाभ के लिए किस खाता को? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लाभ होगा तो लाभ के लिए किस खाता को क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि लाभ का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और हानि का डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए हानि होने पर हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे?
रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो इतना जो हम बताएं अभी आपको, ये सारा नोट्स अब जो हम लिख के बताएं आप लोगों को, ये सब इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं पुनर्मूल्यांकन के संबंध में की जाने वाली प्रविष्टि पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कैसे प्रविष्टि करते हैं, ध्यान से देखिए। हमने यहां पर आपको समझाने के लिए यहां लिखा है संपत्तियां, संपत्ति यानी एसेट्स। संपत्ति का कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ये आपको पहले से पता है कि संपत्तियों का कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और दायित्वों का कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमने यहां पर लिखा है कि संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है और दायित्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब समझिए, चूंकि संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो हम संपत्ति खाता को डेबिट करेंगे। जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, हम उस संपत्ति को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, हम उस संपत्ति को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। याद रहेगा, डेबिट को बढ़ाने के लिए हम और डेबिट करते हैं और डेबिट को घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दायित्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, दायित्व को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और दायित्व को घटाने के लिए क्या करेंगे? दायित्व में कमी करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना, इतनी बात आपको याद रखनी है कि संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होगी तो हम उस संपत्ति को डेबिट करेंगे, और संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होगी तो संपत्ति को हम क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर जिस संपत्ति के मूल्य में, अगर संपत्ति मान लीजिए प्लांट है, फर्नीचर है, अगर प्लांट का मूल्य बढ़ रहा है तो प्लांट के खाता को हम डेबिट करेंगे। अगर फर्नीचर का मूल्य घट रहा है तो फर्नीचर के खाता को हम क्रेडिट करेंगे। संपत्ति को के मूल्य में वृद्धि को हम संपत्ति खाता डेबिट करेंगे, और संपत्ति के मूल्य में कमी होने से हम संपत्ति खाता को क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से चूंकि दायित्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि करनी होगी तो जिस दायित्व के मूल्य में वृद्धि करनी है उस दायित्व को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जिस दायित्व के मूल्य में कमी करनी होगी उस दायित्व को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके आधार पर देखिए परिणाम क्या निकला कि संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होगी तो हानि होगा, और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो भी हानि होगा। संपत्ति के मूल्य में कमी से और दायित्व के मूल्य में वृद्धि से फर्म को क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से और दायित्व के मूल्य में कमी से फर्म को क्या होगा? लाभ होगा। यह ध्यान रखना हम लोगों को, यह हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो संपत्ति खाता तो क्रेडिट हो जाएगा, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो दायित्व का खाता तो क्रेडिट हो जाएगा, और इससे क्या होगा? हानि। तो जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी उस संपत्ति के मूल्य को क्रेडिट करेंगे, जिस दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी उस दायित्व को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये संपत्ति के मूल्य में कमी होने वाली संपत्ति को हम डेबिट करेंगे, मूल्य में वृद्धि होने वाले दायित्व को हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट तो संपत्ति और दायित्व होगा, तो डेबिट क्या होगा? तो हमने बताया है आपको इससे पहले कि हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को, हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आप इस चीज को याद रखेंगे, हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो हमारा एंट्री बनकर तैयार हो गया। हानि के लिए क्या करेंगे? हानि के लिए क्या करेंगे? हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और हानि कब होगी? जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो हानि होगी, या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो हानि होगी। तो हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी उस संपत्ति को क्रेडिट करेंगे, उस संपत्ति के खाता को क्रेडिट करेंगे, और जिस दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी उस दायित्व के खाता को क्रेडिट करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब है कि लाभ के लिए, आप देख सकते हैं यहां पर लाभ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लाभ के लिए क्या किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इधर आइए, लाभ कब होगा? जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी या दायित्व के मूल्य में कमी होगी। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी उस संपत्ति के खाता को डेबिट करेंगे, जिस दायित्व के मूल्य में कमी होगी
उस दायित्व के खाता को डेबिट करेंगे। तो लाभ होने पर संपत्ति का खाता डेबिट होगा, दायित्व का खाता डेबिट होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे? तो लाभ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम याद रखेंगे, इससे हमारा एंट्री आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं एंट्री यहां पर क्या लिखा हमने। पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन से हमने यहां पर एक एंट्री बनाया, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर। आप इस एंट्री को भी लिख लेंगे, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर। तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ कब होगा? जब संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा। तो जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी उस संपत्ति के खाता को डेबिट करेंगे। या लाभ कब होगा? जब दायित्व के मूल्य में कमी होगी। तो जिस दायित्व के मूल्य में कमी होगी उस दायित्व के खाता को डेबिट करेंगे। और लाभ के लिए कौन सा खाता क्रेडिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को मान के चल रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एंट्री यहां बना पुनर्मूल्यांकन से हानि के लिए। तो जब पुनर्मूल्यांकन से हानि कब होगी? अब ध्यान से देखें, पुनर्मूल्यांकन से हानि कब होगी? जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी। तो एंट्री क्या बनेगा हानि के लिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो चाहे डेबिट कर सकते हैं हम लोग, जिस खाता को चाहे आप डेबिट कर सकते हैं, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए या पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही मानकर चल रहे हैं। हम कहीं पर रिवैल्यूएशन, कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे, हम किसी एक को मानकर चलेंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हानि के लिए। और हानि कब होगी? जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी। संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो संपत्ति क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी उस संपत्ति को क्रेडिट करेंगे, या जिस दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी हम उस दायित्व के खाता को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस एंट्री को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं सवाल के अनुसार। अब सवाल को देखते हैं, सवाल को पढ़ के देखते हैं। अब सवाल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जो भी, जिस प्रश्न में भी पुनर्मूल्यांकन से संबंधित बात कही जाएगी, फिर चाहे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कहा जाएगा, हम वहां पर इसी नियम को आधार मानेंगे जो हमने यहां पर आपको अभी लिख करके बताया है और समझाने का कोशिश किया है। आप इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ये किस तरीके से हमको बता रहा है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है पहला, अलिखित विनियोग का मूल्य 10,000 रुपया। अब देखिए क्या है अलिखित विनियोग। विनियोग क्या है? हमारा संपत्ति है। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा संपत्ति है। 10,000 रुपया, और कह रहा है कि ये अलिखित है, यानी फर्म की पुस्तक में इसको लिखा नहीं गया है। तो बताइए कि अगर हम फर्म की पुस्तक में किसी संपत्ति को लिखेंगे तो इससे क्या होगा? संपत्ति बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। संपत्ति फर्म की पुस्तक में लिखा नहीं है। बैलेंस शीट, फर्म का जो बैलेंस शीट है, आर्थिक चिट्ठा, उसमें मान लीजिए एक संपत्ति है 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, जिसको लिखा नहीं गया। अब अगर हम उसको लिखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारी संपत्ति तो बढ़ जाएगी। तो ये संपत्ति बढ़ रहा है, अर्थात इससे हमको लाभ हो रहा है। इस विनियोग के लिखने से, इस अलिखित विनियोग से हमको 10,000 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है अलिखित लेनदार। अब लेनदार क्या है? हमारा लेनदार तो दायित्व है। अब लेनदार 3,000 रुपये का जो अलिखित है, यानी इसको प्रश्न में, यानी फर्म की पुस्तक में अर्थात बैलेंस शीट में इस लेनदार को नहीं लिखा गया। अब लेनदार तो दायित्व है। अब अगर इस लेनदार को नहीं लिखे हैं और हम लिखेंगे तो क्या होगा? इससे हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और जब लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लायबिलिटीज के बढ़ने से क्या होगा? हानि होगी। अब देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा? हानि होगी। तो इससे हानि वाला एंट्री करेंगे। आगे कह रहा है भवन के मूल्य में वृद्धि। कितना? 12,000 रुपया। तो भवन क्या है? संपत्ति है, और भवन के मूल्य में वृद्धि होगी अर्थात संपत्ति में वृद्धि होगी। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा क्या है? लाभ वाला। इसके लिए क्या करेंगे? पहला और तीसरा के लिए लाभ वाला एंट्री करेंगे। आगे देखते हैं फर्नीचर पर हरास। कितना? 1,000 रुपया। फर्नीचर क्या है? संपत्ति, और फर्नीचर पर हरास लगाएंगे तो क्या होगा? फर्नीचर के मूल्य में कमी आएगी। हरास चार्ज करने से, हरास लगाने से संपत्ति के मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। तो इस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो क्या होगा? हानि होगी। तो आप देख सकते हैं, ये हम इसको रेड कर दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ,
ये फर्स्ट एंड फोर्थ। अलिखित लेनदार को लिखेंगे तो दायित्व बढ़ जाएगा और दायित्व के बढ़ने से हानि होगी। फर्नीचर पर ह्रास काटेंगे तो संपत्ति का मूल्य घट जाएगा, इससे भी हानि होगी। तो इससे और इससे क्या होगा, हानि होगी। और इस दोनों से क्या होगा, लाभ। क्या होगा, लाभ, क्योंकि विनियोग संपत्ति है और इसको लिखेंगे तो संपत्ति बढ़ेगा, संपत्ति के बढ़ने से लाभ होगा। और भवन संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो लाभ होगा। तो लाभ के लिए हमने क्या बताया, लाभ के लिए जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी उस संपत्ति को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाभ के लिए बताए हैं, जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी उस संपत्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। या दायित्व में कमी होगी तो दायित्व को डेबिट। तो इस प्रश्न में दायित्व में कमी तो नहीं हो रही है, केवल संपत्ति में वृद्धि हो रही है और इस वजह से लाभ हो रहा है। तो संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होगी, जिस संपत्ति के मूल्य में संपत्ति को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एंट्री हम लोग देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपया। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 रुपया। अलिखित विनियोग को लिखने से संपत्ति का मूल्य बढ़ा, संपत्ति को डेबिट कर दिए। बिल्डिंग के मूल्य में वृद्धि करने से बिल्डिंग का मूल्य बढ़ा, बिल्डिंग खाता को डेबिट कर दिए। तो जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है उस संपत्ति के खाता को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। और दोनों के योग से कितना लाभ हुआ हमको, 12 और 10, 22,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला एंट्री बन जाएगा, बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आप लोग। आगे दूसरा एंट्री किस लिए करेंगे, हानि के लिए। तो हानि किससे हो रही थी, अलिखित लेनदार और फर्नीचर पर ह्रास। तो हानि के लिए क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हानि के लिए डेबिट, हानि का डेबिट शेष होता है। तो हानि के लिए किस खाता को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 3,000 और एक 4,000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो जिस दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी उस दायित्व को क्रेडिट करेंगे और जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी उस संपत्ति यानी ह्रास को क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर हानि के लिए। हानि के लिए क्या एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू सन्ड्री एसेट्स, या किस संपत्ति में कमी हो रही है, फर्नीचर में, किस वजह से, ह्रास की वजह से। तो यहां पर हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखेंगे। और किस दायित्व में वृद्धि हो रही है, क्रेडिटर्स में, लेनदार में वृद्धि हो रही है। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा एंट्री कर लेंगे हानि के लिए। यहां आप देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 3,000 रुपया। और टू फर्नीचर अकाउंट या डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखें तो ज्यादा अच्छा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 4,000 रुपया। और टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर यानी इसको रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, हानि होगी। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर ह्रास लगाएंगे तो हानि होगी। तो कुल मिला के रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा, 4,000 रुपया से। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लाभ कितना हुआ, 22,000 रुपया, और हानि कितनी हुई, 4,000 रुपया। तो आइए यहां पर प्रॉफिट हमारा 22,000 रुपया और लॉस कितना हुआ, 4,000 रुपया। तो इस 22,000 प्रॉफिट में से लॉस को घटा देंगे तो अंतिम रूप से क्या बचेगा, फाइनली प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। क्या बचेगा, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम, तो प्रॉफिट से लॉस घटा के क्या बचेगा, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन, यानी पुनर्मूल्यांकन से लाभ। क्या बच जाएगा, पुनर्मूल्यांकन से लाभ। ठीक है, और अगर लॉस ज्यादा होता, प्रॉफिट कम, तो लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन निकलता। ठीक है, तो ये यहां पर जो भी लाभ या हानि निकलेगा, जैसे यहां पे क्या निकला, प्रॉफिट निकला 18,000, तो इस प्रॉफिट को अगर लॉस निकलता तो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलेगा, ये प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन जो भी निकलेगा, इस लाभ को पुराने साझेदार यानी एक्स और वाई के बीच क्या करेंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो पुराना अनुपात क्या है, 1:1, बराबर बराबर कुछ नहीं दिया जाएगा तो भी हम बराबर बराबर ही मानते हैं। तो 18,000 का 1/2, 9,000 रुपया किसको मिलेगा, एक्स को। लाभ पाने से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी, इसलिए एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और 18,000 गुने 1/2, 9,000 रुपया, वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लाभ बांटेंगे
तो लाभ के लिए क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम आपको आगे किसी प्रश्न में लिख करके दिखा देंगे। आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 18,000 रुपया लाभ हुआ, हम लाभ के लिए क्या एंट्री किए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 18,000 रुपया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 18,000 रुपया, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 9,000 और टू वाइस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि लाभ बांटने से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर हानि होती तो क्या करते, उल्टा करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते, डेबिट करते। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन को साझेदार के बीच बांट देंगे। इसको हमको खुद से ही बांटना होगा, प्रश्न में बांटने के लिए नहीं कहा जाएगा। हमने ऊपर ही लिख दिया कि पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ या हानि होगी, इस लाभ या हानि को, उस लाभ अथवा हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप देखेंगे, इसको आपको समझ में आएगा। ये रहा आपका प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आगे इस चीज़ को नोटबुक में नोट करके पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम एंट्री पुनर्मूल्यांकन से संबंधित एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, लाभ के लिए ये एंट्री हो जाएगा, हानि के लिए ये एंट्री हो जाएगा। लाभ या हानि, अंतिम रूप से जो लाभ या हानि होगी उसको साझेदार के बीच बांटेंगे। लाभ बांटने के लिए क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हानि बांटने के लिए क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन से यदि हानि होगी तो हानि बांटने के लिए क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्या होती है तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे इस चीज़ को, और इस नोट का भी, ये जो नोट्स है इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।